नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। आज की सबसे बड़ी बहस में आज हम बात करने आ रहे हैं कानपुर दंगे की। कानपुर दंगा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है और इसका मास्टरमाइंड कौन है। कानपुर दंगा ऐसे वक्त में होता है जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानपुर में मौजूद होते हैं। राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव जा रहे थे। ये दंगा उस वक्त हुआ, शुक्रवार के दिन ये दंगा हुआ, जिसके बारे में ये कहा गया कि पैगंबर साहब के ऊपर नुपुर शर्मा, जो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उनकी एक विवादित टिप्पणी की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब इसकी जांच शुरू होती है तो इसमें अलग अलग फैक्ट निकल के सामने आते हैं। एक हयात का नाम निकलकर सामने आया, जो कि इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने अलग अलग नंबरों से मैसेज फॉरवर्ड किए और जिसके बाद ये मामला उठा। दूसरी तरफ पीएफआई का भी जिक्र इसके अंदर हुआ। तो अलग अलग एंगल इसमें निकलकर सामने आते हैं और आप देखें लगभग किस तरीके से ये दंगा होता है और उसके बाद 14 से लेकर आसपास आदमी गिरफ्तार किए जाते हैं। वैसे 24 संदिग्ध हैं, लेकिन 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी तक लेटेस्ट अपडेट जो है वो यही है। तो आखिरकार कानपुर में जो दंगा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में विशेष पैनल मौजूद है। इसमें राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रामरेश यादव रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर दीपाली दीक्षित रहेंगी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन दुबे हमारे साथ मौजूद है। तो चर्चा को शुरू करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं राजनीतिक विश्लेषक से। रामरेश यादव जी, आप ही से शुरू कर रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको कानपुर दंगे की? हम देखें देश में पिछले काफी समय में, यानी कि 2 साल में 3 साल में देखें कि दंगों की एक बाढ़ सी आ गई है। हर छोटी सी बात पर लोग सड़क पर उतर आते हैं और पत्थर, पेट्रोल बम और अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में तो एक आम बात हो चली थी, लेकिन जिस उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा था यहाँ पर दंगा नहीं हुआ है, वहां पर दंगा हो गया, कानपुर दंगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं? रामरेश जी, आवाज पहुंच रही है? स्क्रीन फ्रीज हो गया शायद। दीपाली जी, डॉक्टर दीपाली दीक्षित, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है मुझे आवाज। सर पर सर थोड़ी सी वॉल्यूम स्लो हो रही है आपकी, थोड़ी सी वॉल्यूम कम। अच्छा, वॉल्यूम थोड़ी सी कम है। तो मेरा जो सवाल है वो सिर्फ यही है कि कानपुर दंगे को आप किस तरीके से देख रही हैं, इसकी जड़ में क्या है, क्या वजह आपको दिखाई देती है? मैं वैसे सोशल एक्टिविस्ट हूं, तो मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बात कर रही हूं। सर्वप्रथम तो आपको मुझे इस विषय पर आमंत्रित करने के लिए आपका अभिनंदन कर रही हूं मैं, और सभी जो वार्ता में शामिल हुए लोगों का भी मैं अभिनंदन करती हूं। और हम इस विषय को बहुत सौहार्द से लेकर जाएं, ना कि एक राजनीतिक बहस, जिस तरीके से केवल बहस होती है कि चढ़ने का प्रयास करें। तो मुझे अच्छा लगेगा, जिस प्रकार मैं भी बात करना चाहूंगी कि मुझे जो ये पढ़ करके समझ करके ये आया है कि जो दंगों का चलन चालू हुआ है, ये अपने वर्चस्व को दिखाने की अपनी जाहिर करना कि मैं भी हूँ कुछ, ये प्रतीत हो रहा है कि अब लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी है हमारी, जो है दक्षिणपंथी, आप जिसको भाजपा कह सकते हैं, या जो है तो वामपंथी और दक्षिणपंथी जो हम कह सकते हैं, उनके बीच का विभेद है। और ये दूसरा पक्ष ये कर रहा है कि हम कैसे हाईलाइट हो, ये लग रहा है कि हिंदू मस्जिद कर रहे हैं। ये जो चलन चालू हुआ है ये बहुत ही बुरा है। और इसी प्रकार से ये अपनी बात को रखने का जो इन्होंने जोर दिखाया है, ये एक हल्के व्यक्तित्व का परिचय देता है कि हम दंगा कराएंगे तो हाईलाइट होंगे, हम ऐसी ओछी बातें करेंगे कि हम हाईलाइट करेंगे। मुझे जो ये चलन आजकल चल निकला है दोनों तरफ से भी, पर उसका निदान बातों और ओछी बातों से और ये दंगों से तो कतई सॉल्व नहीं होगा। हमें इनके लिए कुछ और मुद्दे देखने पड़ेंगे कि ये अपने को जो तुच्छ मानसिकता से इसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो दूसरे संप्रदाय के लोग हों, हमारे मुस्लिम समाज के हों, हमारे लिए हिंदू समाज के लिए हमेशा भारतवर्ष के लिए मान्य रहे हैं। हम इस तरीके से कभी नहीं करते हैं हम कि केवल हम हिंदुओं का समर्थन करते हैं। तो दोनों को ये समझना होगा कि हम सौहार्द की बातें करें, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। तो मेरे ख्याल से ये जो तुच्छ संगठन है, ये अपने को उठाने के लिए ये ओछी हरकतें करते हैं। इनका एक ये निर्धारित होता है कि इन्हें, इनके पास पत्थर होते हैं, इनके पास
इकट्ठे होते हैं, ये पूरा ग्रुप की तरीके से निकलते हैं और अपनी बात को रखने के लिए ये जोर जिसकी बात में होता है कि जोर से चिल्ला करके मेरी बात सुनी जाए। तो दो कई हैं, आगे मुद्दे आप हमसे पूछेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। मुझे पहली बात यही लग रही है कि वो अपनी बात को हाईलाइट करने के लिए गलत बोलो चाहे सही बोलो कि हम फेमस होंगे, नाम नहीं अच्छा हुआ तो बदनाम होकर के हाईलाइट हो जाएंगे, उस वाली प्रक्रिया से पूरा पूरा समाज आजकल ओतप्रोत है। ये विचारधारा हिंसात्मक होती जा रही है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और हम सबको, सामाजिक हो या राजनीतिक हो या विश्लेषक कोई भी हो, हमारी मीडिया को इसको हाईलाइट करना चाहिए और एक अर्थपूर्ण मुद्दों की तरफ ले जाना चाहिए। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे पास कैप्टन आई सिंह साहब। कैप्टन साहब, जिस तरीके का माहौल है प्रदेश के अंदर कानपुर दंगे के बाद जांच चल रही है और नुपुर शर्मा के ऊपर अरविंद जिंदल भी इसको शामिल है, नुपुर शर्मा के ऊपर इसकी गारंटी, नुपुर शर्मा को धमकियां दी जा रही, आतंकी संगठन की तरफ से धमकी दी, उनको जो केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा करा दी है, उनको जो है सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा दी है, उनको और उनके पूरे परिवार को। लेकिन क्या होता है शर्मा के एक बयान के बाद और इस तरीके से उन्होंने भारतीय पार्टी से निष्कासित और विदेशों में विरोध देखने के लिए मिला और यहाँ तक कि भारतीय सामान का बायकॉट करने की कोशिश की गई, देखती है। और बाकी के जितने भी आपके प्रवक्ता हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है, साथ में मौजूद नहीं है। मैं कांग्रेस से थोड़ा समझना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? लक्ष्मीकांत जी। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बेहद संवेदनशील मुद्दे के लिए मेरे पक्ष को जानने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं अभी दीपाली जी को सुन रहा था तो बच्चों बोल रही थी कि देखिए ये कई चीजें इसमें शामिल होती है। ये चलन जो पिछले कुछ समय से आया है, पहले ऐसा कोई पत्थरबाजी का मामला कभी ऐसी घटना नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आई है पिछले 5 से इस चलन उन्होंने सबसे बड़ी मैं बात करता हूँ कि सरकार का एक अहम रोल है सौहार्द बनाए रखना और उसके हिसाब से जातिवाद को लेकर के साथ लेकर के आगे बढ़ना एक सरकार का काम हुआ करता है। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर जो राजनीति की गई है देश के अंदर, जातीय धर्म के खिलाफ देश को बांटने का प्रयास किया गया है, कहीं ना कहीं उसी चीज की परिणति होती है। जी बता रही थी, एक अगर कुछ करता है तो दूसरा बंदा अपने आप को उससे करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देता है, ऐसा काम करता है। उसका नाम हो बदनाम हुए वो परिस्थिति अब स्टेज में चल रही है। लेकिन इसके पीछे मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इसके पीछे होती है। राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल एक पक्ष को उठाने का प्रयास करता है तो दूसरा पक्ष को उठाने का प्रयास करता है, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति जरूर इस देश धर्म की पिछले आज हमारे देश में सबसे मुद्दा करके रहेगा कि हिंदू खतरे में है, खतरे में डालने जो मेरी समझ से दूर रख सकती है। तो हिंदू खतरे में क्यों है? क्या हिंदू खतरे में होने के बाद केंद्र सरकार प्रदेशों में होने का बावजूद भी हम खतरे में क्यों हैं? कहीं ना कहीं हम दूसरे वर्ग को करते हैं। देखिए कुछ में राजनीतिक बात होती है और कुछ जैसे कि किसी ने कहा कि इसमें महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है कि पत्थर लेकर कानपुर के दंगे, कानपुर में जो पत्थर है मैं उसको भी कहीं ना कहीं राजनीति की परिणति मानता हूं कि जब सरकार भेदभाव करके चलेगी, सरकार समभाव का साथ लेकर के नहीं चलेगी, सबका साथ सबके बात नहीं करेगी, तो ऐसी हालात ऐसी घटनाएं घटती हैं। और इतनी घटनाओं को इनकी जितनी निंदा सामाजिक तौर पर की जाए उतनी ही निंदा राजनीतिक तौर पर होनी चाहिए कि समाज को बांटने का काम जो सरकार करे
जो राजनीतिक दल करे उसका बहिष्कार होना चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच इनके पीछे बहुत बड़ा काम करती है। जी चलिए ठीक है। कैप्टन राजसिंह साहब फिर जुड़ गए। कैप्टन साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आवाज आ रही है जी कैप्टन साहब आपका स्वागत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को लेकर एक स्टैंड लिया और पार्टी से निष्कासित किया, इस तरह की विवादित टिप्पणी के बाद नवीन जिंदल को भी निष्कासित किया। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं और हमारे दर्शक ये समझना चाहते हैं कि पार्टी में इस तरह के जितने भी प्रवक्ता हैं या नेता हैं जो विवादित टिप्पणी देते हैं, अभी तेजस्वी सूर्या का भी बयान आया है सामने, उनको अभी विरोध हुआ है काफी, उन्होंने भी एक विवादित टिप्पणी कर दी। तो आखिरकार पार्टी के अंदर ऐसे नेता क्यों हैं जो इस तरह की विवादित टिप्पणी कर देते हैं, उसके बाद पार्टी को इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है? एक तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, अब भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से ले रही है, मैं आपकी पार्टी का स्टैंड समझना चाहता हूं। बिल्कुल अजय जी, जो पार्टी की जो गाइडलाइन है संगठन की, वो बिल्कुल ये गाइडलाइन कतई नहीं है कि आप अशोभनीय भाषा का प्रयोग करें। आपको जो गाइडलाइन दी गई है उसी पे आप रह के चर्चा करें। मगर होता क्या है, जो देखने को अक्सर मिलता है, क्योंकि हम भी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हम भी देखते हैं कि अक्सर क्या होता है, जो सामने वाला जो दूसरी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कुछ इस तरह के शब्द कह जाता है, तो प्रति उत्तर में वो इनको भी जवाब मुंह से निकलता है, ना चाहते हुए भी ये भी जवाब दे देते हैं। तो किसी का इशू बनता है, किसी का नहीं बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का एक बार नहीं कितने बार जो है ना अपमान किया गया है, कभी कोई किसी ने उसके ऊपर विरोध नहीं किया है, ना कोई बोला है। अगर नुपुर शर्मा ने कहा तो उसके ऊपर जो है ना यहाँ से लेके पाकिस्तान और गल्फ कंट्री तक जो है ना ट्रोल होने लगा। तो यही तो हमारे देश की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ हिंदू धर्म को आप 1 लाख गाली देते रहो, एक भी नहीं बोलेंगे। गलती से आपने किसी अन्य धर्म के ऊपर बोल दिया कुछ थोड़ा सा भी, तो आपको अपने ही लोग ट्रोल करने लग जाएंगे जो हिंदू धर्म से ही आते हैं। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या आपने देखा नहीं था कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जो तस्वीर बना के और किस तरह से उनका जो है ना मजाक उड़ाया गया था? इसी गल्फ कंट्री में उसको जब यहाँ से भागा उसको शरण दी गई थी, तो यहाँ एक भी पार्टियां नहीं बोली थी उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक देखा जाता है। मगर समस्या यहाँ पर यह है, नुपुर शर्मा को इतना ट्रोल क्यों किया गया कि उनको एक जाति विशेष का वोट चाहिए सबको, इसलिए नुपुर शर्मा को। अगर बीजेपी ने जो स्टेप लिया है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि गल्फ कंट्री में हमारे 70 लाख से अधिक जो है ना हमारे लोग रह रहे हैं। अगर कल को हम उन कंट्रियों को अगर संतुष्ट नहीं करते, हो सकता है कि हमारे जो नागरिक हैं वो जो वहां अपनी सर्विस कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि उनको खतरे में डाला जाए, इसलिए हमने स्टेप ये लिया और लेना जरूरी था। अगर नहीं लेते तो हमारे नागरिक वहां खतरे में आ सकते थे। तो उसका फिर यहाँ उल्टा होता कि देखिए अपने प्रवक्ता को बचाने के लिए बीजेपी ने लाखों लाख हिंदुस्तानियों को वहां खतरे में डाल दिया, फिर ये ट्रोल चलता। तो समस्या अजय जी यहाँ पर यही है कि यहाँ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये अन्य पार्टियां कितना नीचे जा सकती हैं, इसका कोई आप पैमाना नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। अभी आप थोड़े दिन पहले देखिए, राहुल गांधी ने एक इंग्लैंड में जाके बैठ के, इंग्लैंड एक ऐसा देश है कि जिसने हमारे देश पे बरसों जो है ना शासन किया और यहाँ हमारे देश को गुलाम बना के रखा, उसी देश में प्रेस वार्ता करके अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने राहुल गांधी हिंदुस्तान को किस तरह से ट्रोल कर रहे थे, कोई नहीं बोला, सब शांत बैठे रहे। और नुपुर शर्मा ने एक शब्द कह दिया तो उस पर सारे ट्रोल करने लगे, उस पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक ये बात पहुंच गई। गल्फ कंट्री के पाकिस्तान है तो इसको इतना ट्रोल कराया है कि लाखों करोड़ों जो लोग उस पर आ गए। तो ये पहले इनकी मंशा सोचने पड़ेगी राजनीतिक पार्टियों की कि ये सोचते क्या है। जी अजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अपनी बात कह सकता हूँ अजय जी, आपका वॉइस नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे।
जी आप बोले बोले। जी जी। मैं एक ही बात कहना चाह रहा था। जी इस देश के अंदर हम और आप जो लोग बैठे हैं, हमारे ख्याल में सब लगभग समानांतर उम्र के होंगे, कुछ हमसे बड़े लोग हैं, कुछ छोटे हैं उम्र में। लगभग पिछले 30 वर्ष की राजनीति को हम सभी लोगों ने बहुत करीब से देखा है इस देश के अंदर। इन 30 वर्षों के अंदर इस राजनीति में आपने कभी देखा कि 2014 से पहले इस देश में क्या इस तरीके का माहौल था, ऐसी नफरतें थी क्या इस देश के अंदर? मैं समझता हूँ नहीं। 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार रही है, उस यूपीए की सरकार ने शासन किया है और इस देश की इकोनॉमी भी कंट्रोल में रही, बाकी चीजें भी उन्होंने कंट्रोल में रखी, सभी दलों का समर्थन था। 2014 में आप जब आज आते हैं, आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े सपने आप दिखाते हैं, देवानंद जैसे सपने बेचते हैं, उस तरीके के मोदी जी ने सपने दिखाए इस देश को, 15 लाख हर एक के साथ दुनिया भर की बातें करी। अल्टीमेटली उसके बाद आपकी जो बुनियाद है, रीढ़ है, जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो सांप्रदायिक तनाव है। अगर इस देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव रहेगा, इनकी दुकान चलती रहेगी। दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि जिस दिन हिंदू और मुसलमान ठीक नहीं हो पा रहे, हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, लिहाजा ये लोग अपनी जहरीली सोच के कारण देश की जनता को विभाजित करने का काम करने में सफल होते हैं। अगर इस देश की शिक्षित जनता आपस में एक हो जाएगी, सांप्रदायिकता के नाम की चीज नहीं रह जाएगी, मैं समझता हूँ इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी विलुप्त हो जाएगी। अब स्थिति ये है आज की तारीख में, मैं अगर पॉइंट ऑफ कानपुर दंगे पर आ रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है, उनकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरीके का बयान देती है जो किसी अन्य धर्म की भावनाओं को आहत करता है। ये केवल एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं है, आपने क्रिश्चियन समाज को भी नहीं बख्शा है, और जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आपने सिख समाज को भी नहीं बख्शा है। अल्टीमेटली आपने किसी समाज को बख्शा नहीं है, क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा में झांकने की कोशिश नहीं की। ये मैं पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, इस देश के समग्र हिंदुओं को इसमें लेके नहीं चल रहा हूँ। इस देश में हम लोग जिस सनातन धर्म से आते हैं, हमारी आस्था पेड़ों में, पौधों में, पशुओं में, सूरज में, चंद्रमा में, आसमान में, शिवलिंग में, हर चीज में है। हम कौन सी चीज ऐसी जिसको आस्था नहीं रखते हैं? हर चीज से हम जुड़ाव रखते हैं। और आज की तारीख में अगर हमारे माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि अगर पीपल के पेड़ के नीचे आप मूर्ति रख दीजिए तो हम उसमें भी आस्था जताते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। हम अभी 2-4 दिन पहले बरसात की पूजा हुई थी, सारी हमारे यहाँ की माताएं बहनें वहां जाके पूजा करती है, सुबह की पूजा करती है। हमारी आस्था का विषय है, हमारी आस्था सब जगह सर्वत्र विराजमान है। हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। इस चीज की कमी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आज मैं अभी पढ़ रहा था न्यूज, आज ही आई है, शायद आज फैसला लिया बीजेपी ने, इनके यहाँ के 38 ऐसे नेता हैं जिसमें कुछ इसको भी होंगे, जिनको उन्होंने चिन्हित किया है और 27 को वार्निंग दी गई है बीजेपी की तरफ से कि आप जहरीली विचारधारा के भाषण आगे नहीं देंगे। होता क्या है कि इनके जिस तरीके की मीटिंग्स होते हैं, जिस तरीके का कल्चर चल रहा है, वो एंटी मुस्लिम चला लो, एंटी क्रिश्चियन चला लो, एंटी सिख चला लो, ये इनका एक एजेंडा रहता है। अब है क्या स्थिति, 2024 का चुनाव, एक बार मैं बात खत्म कर रहा हूँ, 24 का चुनाव सुनते हैं, तो शर्मा जी एक ऐसा बयान दे देती है जिससे वो भी आक्रोशित हो जाता है और समाज भी आक्रोशित हो जाता है। जब ऐसा बयान दिया गया और कानपुर के अंदर इस देश के शीर्ष वैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो मौजूद है, ऐसी स्थिति में आप, मैं आज सुबह डिबेट में था तो एक आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड है, वो कह रहे थे कि लखनऊ से डीजी इंटेलिजेंस ने इनको दिया था कानपुर को इनको दिया था कि वहां इस तरीके की घटनाएं हो सकती है, आप प्रिकॉशन लीजिए। फेल्योर किसका हुआ है? फेल्योर हुआ है पुलिस का। पुलिस का फेल्योर क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार किसकी है? गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की। बीजेपी सरकार चाहती है कि इस तरीके के विवाद पैदा हो जिससे लोग आक्रोशित होंगे, जितना लोग आक्रोशित होंगे डिवाइड होंगे, लाभ मिलेगा। तो इतनी सी चीज है और यही कारण है ये नफरतें फैलाई जाती है। अच्छा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम नहीं आ रही है अजय जी? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है अजय जी, क्लियर नहीं है।
अजय भाई, आवाज नहीं आ रही है। और मैं बात करना चाह रहा था कि जो हमारे भाई है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय भाई ऐसी जी कह रहे थे कि की राजनीति, वोट की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जी आपको मेरी आवाज आ रही है रामदेव यादव जी? आपकी आवाज क्लियर नहीं है अजय शर्मा जी। ठीक है जी, आपको जी जी ठीक है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूँ। बीजेपी कैप्टन साहब, जी इस तरह से उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है आपके ऊपर, जिसे हिंदू ने सवाल उठाए, आप किस तरीके से इसका जवाब देंगे, रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी जो सपा के हमारे मित्र जो कह रहे थे कि बीजेपी कहीं धर्म को लेके आती, कहीं किसको लेके आती, तो इनको कहना चाहूंगा, जब इनकी पार्टी शुरुआत में आई थी तो इनकी सुप्रीमो ने एक नारा दिया था कि तिलक तराजू हो तलवार इनके मारो जूते चार। हमारी सुप्रीमो ये नारा, ये समाज, ये बहुजन समाज का नारा था, बहुजन समाज का नारा था। करेक्ट कर लीजिए, वो बहुजन समाज पार्टी समाज पार्टी की सुप्रीमो थी, हमारी समाजवादी पार्टी नहीं। मैं बहुजन की बात बता रहा हूँ, हम बहुजन से नहीं आते। मैं आपको बहुजन का नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वहां पर जो पार्टियों के जो नारा थे किस तरह से, तो बहुजन का ये नारा था। और समाजवादी का नारा क्या है? एक ही जाति विशेष के लिए सब कुछ करना है। अगर हज हाउस है तो उसके लिए फंड था इनकी सरकार पे, मंदिर के लिए नहीं था। और अगर मुस्लिम लड़कियां हैं, वो मुस्लिम लड़कियां हैं तो वो इनकी हैं, हिंदू लड़कियां हैं तो वो इनकी नहीं है, फिर इनके पास कोई फंड नहीं है। आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं हूँ। आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं। आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं हूँ। आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं हूँ। ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे डिबेट नहीं होती। आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। जब आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं हूँ। आप जब बोल रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं हूँ। तो डिबेट करने का थोड़ा तरीका थोड़ा वो अपने संयम रखो। आप बिल्कुल समाजवादी वाला कल्चर यहाँ लेके मत आइए। समाजवादियों का कल्चर है डरने का, है, मैं जानता हूँ। समाजवादियों का कल्चर है जहाँ भी जाना दंगा मचाना। मंदिर इम्पोर्टेंट है। समाजवादियों का कल्चर है जहाँ भी जाना है दंगा मचाना। तो वो कल्चर कम से कम डिबेट में मत रखिए। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ तो समाजवादी का कल्चर क्या है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश में क्या हालत था वो दुनिया जानती है कि रोज लूट होती थी, डकैती, अपहरण, भूमाफिया, दारू माफिया, ये हाल था उत्तर प्रदेश का। और मुलायम सिंह के टाइम क्या था? मुलायम सिंह के टाइम अयोध्या में कार सेवकों में गोली चलवाना, कार सेवकों में गोली मुलायम सिंह नहीं चलवाई थी ना, किसी और ने नहीं चलवाई। कार सेवकों में गोली चलवाने मुलायम सिंह ही थे ना, मुलायम सिंह थे ना कार सेवकों को गोली चलवाने। तो आप लोगों का चरित्र कैसा है वो सब जानते हैं। आपका चरित्र, हमारे समाजवादियों का चरित्र क्या है वो दुनिया जानती है, उसको बुलाया नहीं जा सकता। हजारों कार सेवकों, निर्दोष कार सेवकों को आपने गोलियां चलवा के सरस्वती जो है ना वहाँ नदियों का जो जल था, पवित्र जल, उसको खून पे रख दिया था। अयोध्या की धरती को रक्त रंजित कर दिया था आप लोगों ने। तो आपका शासन लोगों ने देखा है कि किस तरह से दो सगी बहनों का बलात्कार करके और उनको फांसी में लटका के पेड़ पे टांग दिया था। ये बधाइयों की घटना है, भूला नहीं है दुनिया। मुरादाबाद में किस तरह से कुलदीप सेंगर ने क्या किया था वो भी लगे, आप बता देते। प्रजापति ने क्या किया था? प्रजापति ने कुलदीप को तो हमने तुरंत जेल में डाला था। प्रजापति ने क्या किया था मालूम है? प्रजापति ने क्या किया था? प्रजापति को मंच पे भी बिठाया था अखिलेश ने, मंच में बैठाया था सब कारनामे करने के बाद। तो आप ये ना कहें कि आपका शासन बहुत अच्छा रहा है। समाजवादियों का जब शासन आया है उत्तर प्रदेश गर्दिश में गया है। उत्तर प्रदेश में लूट बढ़ी है, डकैती बढ़ी है, भूमाफिया बढ़े हैं।
ये उत्तर प्रदेश पहचाना जाता था। रहे थे कि किस तरीके से जो है कानपुर में दंगा हुआ, क्या वजह है उसकी, हम समझने की कोशिश कर रहे थे। कानपुर दंगे का मास्टरमाइंड कौन है, जो जिस जफर के बारे में, जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, पीएफआई के बारे में जिसमें चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में जुट जाती हैं और उन्हीं को दोषी ठहराने लगती हैं, जिसकी वजह से किसी भी मुद्दे का सटीक विश्लेषण नहीं हो पाता है या फिर एक हल नहीं निकल पाता है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से जांच कर रही है, आखिरकार कानपुर दंगे का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जड़ में क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, और जांच के बाद निकलकर सामने आएगा कि कानपुर का दंगा क्यों हुआ और इसकी वजह क्या है। आप हमसे जुड़े उसके लिए धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत।